जब असम पुलिस कॉटन कॉलेज में पढ़ रहे हेमंता बिस्वा शर्मा के हॉस्टल में छापा मारने पहुंची तो पुलिस को एक रिवॉल्वर और 25 कारतूस मिलते हैं जो उन्होंने हॉस्टल की किचन के पीछे छुपाकर रखे हुए थे। When Alpha was formed, these are the people who form Alpha. असम का उल्फा संगठन असम को भारत से अलग करने के लिए हथियारबंद लड़ाई लड़ रहा था। इसी संगठन के लिए हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर असम में दो थानों में टाड़ा का केस दर्ज होता है कि हेमंता बिस्वा शर्मा उल्फा के नाम पर असम के बिजनेसमैन से लाखों रुपए की वसूली कर रहे हैं। सोनिया गांधी चाहती थी कि तरुण गोगोई को हटाकर हेमंता को सीएम बना दिया जाए, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि सीएम मैं डिसाइड करूंगा और इस तरह हेमंता बिस्वा शर्मा का कांग्रेस से पत्ता कट जाता है। शारदा ग्रुप की सुदीप्ता सेन ने कहा कि हेमंता असम में बिना किसी दिक्कत के बिजनेस करने के एवज में उनसे हर महीने 20 लाख रुपए वसूली लेते हैं। जो जमीन गरीब लोगों को दी गई थी वो जमीन कुछ ही महीनों के भीतर हेमंता की पत्नी रिनिकी भुइया शर्मा की कंपनी के नाम पर आ जाती है। हेमंता की पत्नी की मीडिया कंपनी को एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए 10 करोड़ रुपए की सरकारी सब्सिडी दे दी जाती है। जिस फ्लाईओवर का उद्घाटन खुद हेमंता बिस्वा शर्मा कर चुके थे, उसके उद्घाटन कार्यक्रम का टेंडर 5 महीने बाद निकाला जाता है और टेंडर का पैसा हेमंता की ससुराल पक्ष के एक करीबी बिजनेसमैन की कंपनी को दे दिया जाता है। असम के आतंकवादी संगठन उल्फा ने साल 2016 में दावा किया कि हेमंता बिस्वा शर्मा उल्फा के मेंबर्स का यूज करके पॉलिटिकल मर्डर्स करते थे और जिन लोगों को उन्होंने मर्डर किया उनमें कांग्रेस नेता मानवेंद्र शर्मा भी शामिल थे। स्कूली बच्चों, विकलांगों और अन्य सरकारी वेलफेयर स्कीम्स के नाम पर जो सरकारी पैसा आता था वो पैसा हवाला के जरिए असम के ही आतंकवादी संगठन DHDJ ग्रुप को भेज दिया जाता था, जो भारत के खिलाफ हथियारबंद युद्ध छेड़ रखा था। जिन सरकारी डिपार्टमेंट से ये पैसा डाइवर्ट किया जा रहा था उनमें से एक था हेल्थ डिपार्टमेंट और उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे हेमंता बिस्वा शर्मा। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। 1 फरवरी 1969 को असम के जोरहाट में एक हाईली एजुकेटेड ब्राह्मण परिवार में एक लड़के का जन्म होता है। इस लड़के के पिता कैलाशनाथ शर्मा असम के जाने माने राइटर थे। वहीं मां मृणालिनी देवी भी एक राइटर थी जो बाद में असम साहित्य सभा की वाइस प्रेसिडेंट बनती हैं। इस लड़के का नाम था हेमंता बिस्वा शर्मा। हेमंता का परिवार असम का मूल निवासी नहीं था। इनके पूर्वज सदियों पहले उत्तर प्रदेश के कन्नौज से असम आए थे। माना जाता है कि इनके पूर्वज शिक्षा देने के लिए असम में बसे थे। शुरुआती पढ़ाई के लिए हेमंता का एडमिशन गुवाहाटी के ही कामरूप एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल में होता है। यहीं 6th क्लास की पढ़ाई के दौरान ही हेमंता ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी आसू के साथ जुड़ जाते हैं। इन दिनों आसू असम का सबसे बड़ा स्टूडेंट यूनियन था जो असमिया आइडेंटिटी की बात करता था। 1971 में बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के दौरान बहुत से बांग्लादेशी पाकिस्तानी सेना के जुल्म के कारण भारत के असम और बंगाल जैसे राज्यों में शरण ले रहे थे। इन लोगों की बढ़ती जनसंख्या को देखकर आसू यूनियन ने बंगालियों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। उन दिनों हेमंता बिस्वा शर्मा स्कूल में पढ़ रहे थे और तभी वे आसू द्वारा चलाए जा रहे इस आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। अगस्त 1979 में असम के कई छात्र और साहित्यिक संगठन बंगाली प्रवासियों के खिलाफ इकट्ठा हो जाते हैं और यहीं से होती है शुरुआत असम मूवमेंट की। इंदिरा गांधी के दोबारा सत्ता में आने के बाद साल 1981 आते आते कांग्रेस सरकार ने आसू पर क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया। उन दिनों हेमंता हर शाम आसू की प्रेस रिलीज और अन्य मटेरियल लोगों के बीच में बांटने का काम करते थे। इसी दौरान हेमंता बिस्वा शर्मा आसू चीफ और असम मूवमेंट के फेस प्रफुल्ल कुमार महंत और उनके ही सहयोगी भृगु कुमार फुकन के कांटेक्ट में आते हैं और उनके इंपोर्टेंट काम करना शुरू कर देते हैं। इस तरह असम नेशनलिज्म के ये दोनों फेस हेमंता के शुरुआती मेंटर बन जाते हैं। साल 1985 में कांग्रेस गवर्नमेंट और आसू संगठन के बीच समझौता हो जाता है जिसे असम एकॉर्ड भी कहा जाता है। इस समझौते के साथ ही आसू का जो असम मूवमेंट था वो खत्म हो जाता है। इस वक्त तक हेमंता बिस्वा शर्मा भी स्कूल से पास आउट होकर गुवाहाटी के ही कॉटन कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं।
यहां हेमंता 3 बार असम कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं और इसी दौरान असम में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा नाम के एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत होती है, जो असम के लोगों के लिए एक अलग देश बनाने की मांग करता है। ये लोग हथियारबंद क्रांति में यकीन करते थे और 1990 आते आते इनका असम में काफी इंफ्लुएंस बढ़ जाता है। साल 1990 में भारत सरकार ने उल्फा को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करते हुए इस पर बैन लगा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि हेमंता की कहानी में यह आतंकवादी संगठन उल्फा की बात कहां से आ गई, जो भारत को तोड़ने की बात करता था और अलग से असम देश बनाने की बात करता था। दरअसल साल 1991 में, यानी जब हेमंता बिस्वा शर्मा कॉटन कॉलेज में स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहे थे, तभी उन पर आरोप लगते हैं कि वे आतंकवादी संगठन उल्फा के लिए शहर के बिजनेसमैन से लाखों रुपए की वसूली कर रहे हैं। इस तरह 1 जनवरी 1991 के दिन हेमंता के खिलाफ गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन में टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी कि टाडा का केस दर्ज हो जाता है। हेमंता पर यह भी आरोप लगता है कि जब पुलिस उनके कॉलेज के हॉस्टल की तलाशी लेने के लिए गई तो उसे वहां पर एक रिवॉल्वर और 25 कारतूस मिलते हैं, जो उन्होंने एक किचन के पीछे छुपाकर रखे हुए थे। इसके लिए उन पर आर्म्स एक्ट की धाराएं भी लगती हैं। 28 मार्च 1991 के दिन हेमंता पर दोबारा से चांदमारी पुलिस स्टेशन में टाडा का केस दर्ज किया जाता है। इस बार हेमंता पर आरोप लगा कि वो मारपीट और जान से मारने की धमकी देकर ग्रेटर गुवाहाटी के कुछ बिजनेसमैन और कुछ सरकारी ऑफिसर से भी पैसे वसूल रहे हैं उल्फा के नाम पर। इस बार असम पुलिस ने हेमंता को अरेस्ट कर लिया और 15 दिन पुलिस कस्टडी में रखा। दरअसल असम मूवमेंट के बाद आसू के कई मेंबर्स उल्फा में जाकर मिल जाते हैं और कई लोगों का दावा है कि इसी दौरान हेमंता बिस्वा शर्मा भी उल्फा की ग्राउंड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए और उन पर केस दर्ज हुए। शुरुआती जांच में हेमंता बिस्वा शर्मा द्वारा उल्फा के नाम पर डरा धमकाकर और मारपीट करके 90 लाख रुपए से भी अधिक वसूली करने की बात सामने आई। हालांकि कुछ दिन बाद ही हेमंता बिस्वा जमानत पर जेल से बाहर आ जाते हैं। जब हेमंता बिस्वा शर्मा इन टाडा केसेज में फंसे हुए थे, उसी समय फरवरी 1991 में ही पॉपुलर कांग्रेस लीडर मानवेंद्र शर्मा की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। मानवेंद्र शर्मा के मर्डर में भी हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम सामने आया। असम के पूर्व चीफ मिनिस्टर प्रफुल्ल कुमार महंत ने साल 2019 में दावा किया कि हेमंता ने उल्फा के साथ मिलकर मानवेंद्र शर्मा का मर्डर किया था और इसी कारण उन्हें आंसू से बाहर निकाला गया था। उल्फा के फैक्शन यानी उल्फा आई ने भी 2016 में दावा किया कि हेमंता बिस्वा शर्मा उल्फा के मेंबर्स का यूज करके पॉलिटिकल मर्डर्स करते थे और जिन लोगों को उन्होंने मर्डर किया उनमें मानवेंद्र शर्मा भी शामिल थे। इस तरह साल 1991 में हेमंता 2 टाडा केसेज और 1 पॉलिटिकल मर्डर केस में फंस चुके थे। इसलिए हेमंता ने छात्र संघ छोड़कर असम के चीफ मिनिस्टर हितेश्वर सेकिया की शरण ले ली। इस तरह साल 1993 में हेमंता आसू छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, जबकि आसू कांग्रेस पार्टी की घोर विरोधी थी। लेकिन खुद पर चल रहे कई केसेज के कारण हेमंता ने कांग्रेस का ही चोला पहन लिया। असम के चीफ मिनिस्टर हितेश्वर सेकिया भी हेमंता के ग्राउंड नेटवर्क और लॉयल कैडर बेस से काफी प्रभावित थे और उन्होंने उन्हें नर्चर करना शुरू कर दिया। इसलिए हेमंता बिस्वा शर्मा हितेश्वर सेकिया को अपना पॉलिटिकल गुरु भी मानते हैं। इंटरेस्टिंगली साल 1996 आते आते हेमंता से जुड़े टाडा के दोनों ही मामलों के रिकॉर्ड्स चांदमारी और पान बाजार पुलिस स्टेशनों से रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। यहां तक कि इस केस की केस डायरी भी पुलिस स्टेशन से गायब हो जाती है। इस तरह हेमंता से जुड़े टाडा के इन दोनों मामलों की जांच ठप हो जाती है। गुवाहाटी कोर्ट ने भी इस मामले में उतनी सक्रियता नहीं दिखाई। कमाल की बात यह रही कि हेमंता बिस्वा शर्मा पर कोर्ट को प्रभावित करने के भी एलिगेशंस लगे। साल 2005 में गुवाहाटी के एक न्यूज़पेपर अजीर दैनिक बटोरी ने एक आर्टिकल पब्लिश करते हुए दावा किया कि माननीय जज भी हेमंता बिस्वा शर्मा की मुट्ठी में है। इस वक्त तक हेमंता असम की कांग्रेस सरकार में एक पावरफुल मंत्री बन चुके थे। इस आर्टिकल में कहा गया कि टाडा केसेस से रिलेटेड एक इंपोर्टेंट पीआईएल पर सुनवाई करने वाली बेंच में शामिल जस्टिस पीजी अग्रवाल की बेटी और दामाद की कंपनी को सरकार ने सस्ती कीमत पर 20 बीघा जमीन दी है। इस कंपनी में जस्टिस अग्रवाल के भी 18,000 शेयर्स थे, जिनकी 1.80 लाख रुपए की कीमत थी। कंपनी को यह जमीन उस समय दी गई जब जस्टिस पीजी अग्रवाल हेमंता से जुड़ी पीआईएल पर सुनवाई कर रहे थे और कमाल की बात यह रही कि इस पीआईएल को उन्होंने
खारिज कर दिया। आगे साल 2010 में एक्टिविस्ट अखिल गोगोई ने इन दोनों टाडा केसेज की केस डायरीज ढूंढ निकालने का दावा किया, जिनमें हेमंता और उनके सहयोगियों के इकबालिया बयान भी शामिल थे। एक कन्फेशन में हेमंता ने कहा था कि उनके उल्फा के साथ लिंक्स हैं और वे एक्सटॉर्शन में मिलिटेंट्स की हेल्प करते हैं। अखिल गोगोई ने हेमंता पर इन केस डायरीज को चुराने का आरोप भी लगाया। उन्होंने दावा किया कि हेमंता ने इन केस डायरीज को अपने एक फ्रेंड के पास रखा हुआ था, जहां से उन्हें ये मिली हैं। साल 2011 में उल्फा ने भी दावा किया कि हेमंता बिस्वा शर्मा उसके मेंबर्स थे और उन्हें कायरता और नॉलेज की कमी के कारण उल्फा छोड़ना पड़ा। इसी तरह साल 2010 में उल्फा के मेंबर रहे कमलनाथ ने दावा किया कि हेमंता ने उन्हें जमानत दिलाने में हेल्प की थी। हालांकि खुद हेमंता बिस्वा शर्मा उल्फा के साथ संबंधों से इनकार करते हैं और इन दोनों मामलों को फर्जी बताते हैं। हेमंता का कहना है कि वो और उनके दोस्त पुलिस और आर्मी द्वारा अरेस्ट किए जाने वाले लोगों को लीगल एड प्रोवाइड करते थे और उन्हें इंडियन आर्मी द्वारा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का विरोध करने के लिए झूठे केसेज में फंसाया गया था। कुल मिलाकर टाडा के 2 केसेज और एक मर्डर केस में आरोप लगने के बाद हेमंता कांग्रेस की सवारी में आ गए और उन्हें तत्कालीन सीएम हितेश्वर सेकिया का खूब साथ मिलता है। साल 1996 में असम में विधानसभा चुनाव शुरू हो जाते हैं और इन चुनावों में हेमंता बिस्वा शर्मा जलुकबाड़ी सीट से कांग्रेस की टिकट पर खड़े होते हैं। इंटरेस्टिंगली हेमंता के सामने उनके पुराने मेंटर रहे और असम गण परिषद के लीडर भृगु कुमार फुकन खड़े थे। हालांकि इन चुनावों में हेमंता की हार हो जाती है और वे 17,128 वोटों से ये चुनाव हार जाते हैं। 1996 के इन चुनावों में असम गण परिषद यानी एजीपी पार्टी को बहुमत मिलता है और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाती है। हेमंता के पुराने मेंटर रहे प्रफुल्ल कुमार महंत असम के नए सीएम बन जाते हैं। इस हार के बाद हेमंता ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में अपनी वकालत शुरू कर दी और 2001 तक यहां वकील के तौर पर काम करते रहे। साल 2001 में एक बार फिर से असम में चुनाव आ जाते हैं और कांग्रेस एक बार फिर से हेमंता को जलुकबाड़ी सीट से चुनाव लड़ाती है। इस बार हेमंता ने अपने पुराने मेंटर भृगु कुमार फुकन को 10,000 वोटों से भी अधिक से हरा दिया। 2001 के असम चुनावों में कांग्रेस को बहुमत मिलता है और तरुण गोगोई असम के नए चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। हितेश्वर सेकिया की तरह ही हेमंता असम के नए चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई के भी क्लोज थे। जब साल 2002 में तरुण गोगोई ने अपने मंत्रालय का विस्तार किया तो हेमंता को मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना दिया, यानी जूनियर मिनिस्टर बना दिया। इस तरह धीरे धीरे हेमंता बिस्वा शर्मा तरुण गोगोई के राइट हैंड मैन बन जाते हैं। इस समय तक कांग्रेस का भी हेमंता पर भरोसा बढ़ चुका था, इसलिए साल 2006 के असम असेंबली इलेक्शंस में तरुण गोगोई के साथ साथ हेमंता को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। एक बार फिर इन चुनावों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की और कांग्रेस को असम चुनाव जिताने में हेमंता की बड़ी भूमिका सामने आई। तरुण गोगोई ने भी हेमंता पर भरोसा जताते हुए उन्हें फाइनेंस और हेल्थ जैसी इंपोर्टेंट मिनिस्ट्रीज दे दी। धीरे धीरे तरुण गोगोई गवर्नमेंट में हेमंता बिस्वा शर्मा सभी जरूरी चीजों को हैंडल करने लगते हैं। सीएम की जगह अब वे खुद यानी हेमंता ही एमएलएज को हैंडल करने लगे। प्रैक्टिकली हेमंता बिस्वा शर्मा ही असम के सुपर सीएम की तरह सरकार को रन कर रहे थे। इसी बीच अक्टूबर 2008 में असम में सीरियल ब्लास्ट होते हैं और इन ब्लास्ट के लिए आसू समेत कई संगठनों ने इस्लामिस्ट टेरर ग्रुप यानी हुजी को रेस्पॉन्सिबल ठहराना शुरू कर दिया, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा ने इसका विरोध किया। हेमंता ने इन ब्लास्ट के लिए बोडो टेरर ग्रुप यानी एनडीएफबी को जिम्मेदार ठहराया और बाद में ये सच भी निकला। तरुण गोगोई की कांग्रेस सरकार में मंत्री बनने के बाद हेमंता पर कई घोटालों में आरोप लगने लगे। साल 2009 में नॉर्थ कछार हिल्स ऑटोनमस काउंसिल यानी एनसीएचसी में हुए 1,000 करोड़ रुपए के टेरर फंडिंग स्कैम में भी हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम उछला। इस स्कैम में आरोप लगा कि पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और मिलिटेंट्स के नेक्सस ने सरकारी पैसे को हवाला के जरिए मिलिटेंट ग्रुप डिमा हालम दाहो गाह यानी डीएचडी-जे ग्रुप को डाइवर्ट किया है। जांच एजेंसी एनआईए ने अपनी चार्जशीट में दावा किया कि साल 2006 से 2009 के बीच स्कूली बच्चों, विकलांगों और अन्य सरकारी वेलफेयर स्कीम्स के लिए जो पैसा एनसीएचसी के पास आया, उन पैसों को हवाला के जरिए डीएचडी-जे ग्रुप को भेज दिया गया, जिसने इन पैसों से हथियार खरीदे और इन हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आम लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमला करने के लिए किया। जिन सरकारी डिपार्टमेंट के पैसे का हेरफेर हुआ उसमें
हेल्थ डिपार्टमेंट भी शामिल था। उस समय हेमंता बिस्वा शर्मा हेल्थ मिनिस्टर थे। हालांकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दबाव के कारण एनआईए और सीबीआई ने असम सरकार के मंत्रियों को इस जांच से बाहर रखा। इस तरह हेमंता भी इस मामले में जांच से बच जाते हैं। जून 2010 में आरटीआई एक्टिविस्ट अखिल गोगोई ने आरोप लगाया कि इस स्कैम के मुख्य आरोपी आरएच खान ने हेमंता को एक लग्जरी कार गिफ्ट की थी। अखिल गोगोई ने हेमंता और उनकी पत्नी द्वारा 2008 में 40 लाख रुपए कैश लेकर अपनी 5 साल की बच्ची के लिए 2 कार खरीदने के लिए डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए। हालांकि हेमंता बिस्वा शर्मा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी पत्नी ने बैंक लोन के लिए कार खरीदी थी। इन आरोपों के बावजूद कांग्रेस में हेमंता का कद बढ़ता जा रहा था। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब साल 2010 में असम की 2 राज्यसभा सीट्स जिताने के लिए कांग्रेस के पास विधायकों की कमी पड़ रही थी, तो सोनिया गांधी के करीबी अहमद पटेल हेमंता बिस्वा शर्मा को फोन करते हैं, जो बीजेपी के 4 विधायकों को तोड़कर चुनाव के दिन खुद अपनी कार में बिठाकर असेंबली पहुंचते हैं। इस तरह कांग्रेस ये दोनों राज्यसभा सीट्स जीत सकी, वहीं बीजेपी ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। साल 2011 में असम में एक बार फिर से असेंबली इलेक्शंस आ जाते हैं। इस बार कांग्रेस ने हेमंता बिस्वा शर्मा को असम चुनावों के लिए इंचार्ज बनाकर बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। इन चुनावों में कांग्रेस को 126 में से 78 सीट्स आती हैं और तरुण गोगोई एक बार फिर से असम के सीएम बन जाते हैं। लेकिन इस समय तक साफ हो गया था कि हेमंता बिस्वा शर्मा ही तरुण गोगोई के उत्तराधिकारी हैं और उनके बाद अगले सीएम वे ही बनेंगे। वहीं दूसरी तरफ तरुण गोगोई को भी दिखने लगा था कि हेमंता बिस्वा शर्मा की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और वो उनसे भी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। इस बीच 2012 में असम कांग्रेस के भीतर ही ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस होते हैं, यानी कांग्रेस के संगठन के भीतर इलेक्शंस होते हैं। इंटरेस्टिंगली इन चुनावों में सीएम तरुण गोगोई के कैंडिडेट्स हार जाते हैं और हेमंता बिस्वा शर्मा के समर्थन वाले कैंडिडेट्स जीत जाते हैं। यहाँ से दोनों के बीच सीधा टकराव शुरू हो जाता है। ये साफ था कि अब हेमंता बिस्वा शर्मा खुद सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन तरुण गोगोई उनके बजाय अपने बेटे गौरव गोगोई को आगे करना चाहते थे। इस तरह तरुण गोगोई और हेमंता के बीच लड़ाई खुलकर सामने आ जाती है। हेमंता को कांग्रेस के अहमद पटेल और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं का सपोर्ट भी मिल रहा था। तरुण गोगोई को सीएम पद से हटवाने के लिए हेमंता कई बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलते हैं। सोनिया गांधी चाहती थी कि तरुण गोगोई को हटाकर हेमंता को सीएम बना दिया जाए, लेकिन राहुल गांधी तरुण गोगोई को सीएम बने रहने देना चाहते थे। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि वो डिसाइड करेंगे कि सीएम कौन बनेगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे गुलाम नबी आजाद ने भी हेमंता मामले पर अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया है कि सोनिया गांधी जी ने मुझसे कहा था कि हेमंता बिस्वा शर्मा के पास क्लियर मेजोरिटी है और वो नए सीएम बनने चाहिए। उन्होंने मुझे अगले दिन असम जाकर उन्हें सीएम बनाने की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कहा, लेकिन शाम को राहुल गांधी ने फोन करके मुझे अगली सुबह अपने आवास पर बुलाया। जब मैं वहां पहुंचा तो तरुण गोगोई और उनके बेटे गौरव गोगोई उनके साथ बैठे हुए थे। राहुल गांधी ने हमसे साफ कह दिया कि लीडरशिप में कोई बदलाव नहीं होगा। हमने उनसे कहा कि हेमंता के पास एमएलएज की मेजोरिटी है और वो बगावत करके पार्टी छोड़ देंगे। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें जाने दो। हालांकि हेमंता ने तब भी कांग्रेस नहीं छोड़ी, लेकिन पार्टी में बगावत के कारण कांग्रेस ने भी हेमंता को लगातार किनारे करना शुरू कर दिया। इस बीच साल 2013 में वेस्ट बंगाल के शारदा चिटफंड स्कैम में हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम सामने आने लगता है। दरअसल शारदा ग्रुप वेस्ट बंगाल और अन्य कई स्टेट्स में पॉन्जी स्कीम्स चला रहा था। इस स्कैम में कई बड़े पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज का नाम सामने आया, जिनमें हेमंता बिस्वा शर्मा भी शामिल थे। साल 2013 में शारदा ग्रुप की चीफ सुदीप्ता सेन ने सीबीआई को लिखे लेटर में आरोप लगाया कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने उन्हें चीट किया और उनसे 3 करोड़ रुपए लिए थे। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सुदीप्ता सेन ने आरोप लगाया कि हेमंता असम में बिना किसी दिक्कत के बिजनेस करने के एवज में उनसे हर महीने 20 लाख रुपए वसूलते हैं। शारदा चिटफंड स्कैम में नाम आने के वक्त हेमंता कांग्रेस में ही बने हुए थे। ये वो दौर था जब नरेंद्र मोदी का उभार हो रहा था। 2014 लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान हेमंता ने नरेंद्र मोदी पर अटैक करते हुए कहा कि गुजरात में पानी की पाइपों से मुसलमानों का खून बहता है। हम एनआरसी को रिजेक्ट करते हैं, हिंदू मुस्लिम्स की पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करते हैं और हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट नहीं मांगते। जब हेमंता के इस बयान पर विवाद हुआ तो हेमंता ने अपने ट्विटर पर बाकायदा लिखा कि वे हार्डकोर कांग्रेसमैन हैं। हालांकि इन चुनावों में भाजपा की जीत हो जाती है और नरेंद्र मोदी देश के नए प्रधानमंत्री बन जाते हैं। नरेंद्र मोदी के केंद्र में आते ही अगस्त 2014 में सीबीआई ने हेमंता बिस्वा शर्मा के घर पर और उनकी पत्नी के न्यूज चैनल पर छापा मार दिया। हेमंता से घंटों पूछताछ की जाती है।
इस छापे के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि वे तब तक इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक कि उनका नाम इस केस से क्लियर नहीं हो जाता। इधर हेमंता को कांग्रेस में पहले ही साइडलाइन कर दिया जा रहा था और दूसरी तरफ वे इस स्कैम में घिर गए। इन परिस्थितियों में हेमंता ने बीजेपी और आरएसएस के नेताओं जैसे राम माधव से संपर्क साधना शुरू कर दिया। 2015 आते आते हेमंता का बीजेपी में शामिल होना फाइनल हो जाता है। जुलाई 2015 में हेमंता भाजपा ज्वाइन करने के लिए दिल्ली पहुंचते हैं, लेकिन हेमंता के बीजेपी में आने से हर कोई खुश नहीं था। हेमंता के भाजपा ज्वाइन करने से ठीक पहले ही असम बीजेपी के लीडर सर्बानंद सोनोवाल और जूनियर होम मिनिस्टर किरण रिजिजू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिनमें हेमंता पर लुई बर्जर घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाते हैं। कंपनी ने अमेरिका की एक कोर्ट को बताया था कि उसने गोवा और असम में वाटर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स पाने के लिए अधिकारियों और एक मिनिस्टर को करोड़ों रुपए की रिश्वत दी थी। तब हेमंता बिस्वा शर्मा गुवाहाटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर इंचार्ज थे, इसलिए हेमंता बिस्वा शर्मा शक के घेरे में आ जाते हैं। सर्बानंद सोनोवाल और किरण रिजिजू ने लुई बर्जर स्कैम पर एक बुकलेट जारी करते हुए हेमंता बिस्वा को इस स्कैम का की सस्पेक्ट बताया था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तब की गई जब हेमंता अगले ही दिन भाजपा ज्वाइन करने जा रहे थे, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हेमंता का प्लान फेल कर दिया। हालांकि इसके एक महीने बाद ही हेमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। हेमंता को भाजपा में ज्वाइन कराने के पीछे आरएसएस का बड़ा हाथ था। असम में मुस्लिम पॉपुलेशन ठीक ठाक होने के कारण आरएसएस का असम की राजनीति में काफी इंटरेस्ट रहा है, इसलिए भी आरएसएस की तरफ से हेमंता को फुल सपोर्ट दिया गया और उनकी भाजपा में एंट्री हो सकी। बीजेपी में शामिल होने के बाद लुई बर्जर स्कैम की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ सकी, क्योंकि लुई बर्जर स्कैम से रिलेटेड 7 फाइलें जीएमडीए ऑफिस से गायब हो जाती हैं, ठीक उसी तरह से जैसे टाडा केसेज की केस डायरीज गायब हुई थी। इसके साथ ही हेमंता से जुड़े शारदा चिट फंड स्कैम घोटाले का मामला भी शांत पड़ जाता है। भले ही असम भाजपा के नेताओं ने हेमंता की भाजपा में एंट्री रोकने की खूब कोशिशें की थी, लेकिन भाजपा की टॉप लीडरशिप असम में भाजपा के एक्सपेंशन के लिए डेस्परेट हो रही थी। हेमंता बिस्वा शर्मा की बगावत ने उसे ये मौका दे दिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा की पॉलिटिक्स भी एकदम से चेंज हो जाती है। हेमंता बिस्वा सबसे पहले तो अपने एंटी मुस्लिम स्टैंड, हेट स्पीचेज और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाकर आरएसएस को अपनी तरफ करते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है, जिससे उन्हें बीजेपी लीडर्स के इंटरनल विरोध से पार पाने में हेल्प मिलती है। दूसरा, अपने पॉलिटिकल स्किल का यूज करते हुए हेमंता न केवल असम बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को बीजेपी की झोली में डाल देते हैं। भाजपा पहली बार सर्बानंद सोनोवाल को असम का मुख्यमंत्री बनाने में सफल रही। हेमंता ने अरुणाचल प्रदेश में भी कांग्रेस को तोड़कर बीजेपी की सरकार बनवा दी। इसी तरह हेमंता त्रिपुरा में भी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की पूरी टॉप लीडरशिप को तोड़कर बीजेपी में ले आई। इस तरह भाजपा ने नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट्स में भी असम की तरह ही रीजनल अलाइज के साथ मिलकर अपनी सरकारें बनवा ली, जिसमें हेमंता बिस्वा शर्मा की बड़ी भूमिका रही। इन दिनों हेमंता असम की सोनोवाल सरकार में कई महत्वपूर्ण मिनिस्ट्रीज को भी संभाल रहे थे, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री और एजुकेशन जैसी बड़ी मिनिस्ट्रीज। इसी दौरान साल 2020 में कोविड पेंडेमिक आ जाता है। कोविड पेंडेमिक में भी हेमंता बिस्वा शर्मा पर एक गंभीर आरोप लगा। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में जब वे हेल्थ मिनिस्टर थे, तब लॉकडाउन से ठीक पहले उनकी पत्नी की कंपनी जेसीबी इंडस्ट्रीज को अधिक कीमतों पर 5000 पीपीई किट्स सप्लाई करने का अर्जेंट ऑर्डर दिया गया। जेसीबी इंडस्ट्रीज को 990 रुपए पर किट के हिसाब से ऑर्डर दिया गया, जबकि उसी दिन एक अन्य कंपनी से 600 रुपए के रेट पर पीपीई किट्स खरीदी गई थी। इसमें भी इंटरेस्टिंग बात यह कि हेमंता की पत्नी की कंपनी को पीपीई किट बनाने का पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ये कंपनी अपना ऑर्डर भी पूरा नहीं कर पाई और इसने मात्र 1485 पीपीई किट्स सप्लाई की। इसके कारण ये अर्जेंट ऑर्डर कैंसिल भी करना पड़ा। कोविड पेंडेमिक के बीच ही मार्च और अप्रैल 2021 में असम में असेंबली इलेक्शंस होते हैं। भाजपा ने इस बार का असम इलेक्शन हेमंता की लीडरशिप में ही लड़ा और हेमंता इस भरोसे पर पूरी तरह खरे उतरे। बीजेपी एक बार फिर 60 सीटें जीतने में कामयाब रही और राज्य में अपने अलायंस की मदद से भाजपा की सरकार बन जाती है और इस तरह हेमंता बिस्वा शर्मा पहली बार असम के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। दिसंबर 2021 में द वायर और गुवाहाटी बेस्ड न्यूज पोर्टल द क्रॉस करंट ने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा की रियल एस्टेट कंपनी यानी आरबीएस रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 18 एकड़ जमीन को इलीगली ऑक्यूपाई किया है।
सरकार ने ये भी जमीन लैंडलेस इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस को दी थी जिसे 10 साल तक खरीदा बेचा नहीं जा सकता था। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद ही गवर्नमेंट रूल्स का वायलेशन करते हुए आरबीएस रियल्टर्स ने ये जमीन खरीद ली। इसमें से 6.89 एकड़ यानी 1/3 जमीन गुवाहाटी एयरपोर्ट और टैग सिटी से सटी हुई है, जो प्राइम लोकेशन है। इस रिपोर्ट के अनुसार इसमें से अधिकांश जमीन 2006 और 7 और 2009 में खरीदी गई, जब हेमंता बिस्वा शर्मा तरुण गोगोई के नेतृत्व वाली कांग्रेस गवर्नमेंट में पावरफुल मिनिस्टर थे और उनकी पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा इस कंपनी की डायरेक्टर थी। माना जाता है कि आरबीएस रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम में जो आरबीएस है वो रिनिकी भुइयां शर्मा का शॉर्ट फॉर्म है। साल 2009 में रिनिकी भुइयां शर्मा ने कंपनी का डायरेक्टर पद छोड़ दिया। बाद में कंपनी का नाम आरबीएस रियल्टर्स से बदलकर वशिष्ठ रियल्टर्स कर दिया गया। साल 2017 में कंपनी के शेयर्स रिनिकी भुइयां शर्मा की मां मीना भुइयां को ट्रांसफर कर दिए गए, जो उन्होंने 2019 में हेमंता बिस्वा शर्मा के बेटे नांदिल बिस्वा शर्मा के 18 साल पूरे होने पर उन्हें ट्रांसफर कर दिए। इनके जरिए नांदिल बिस्वा शर्मा के पास इस कंपनी में 15.9% हिस्सेदारी है और वो इलीगल तरीके से खरीदी गई जमीन के हिस्सेदार हैं। हालांकि कंपनी ने रिपोर्ट में लगाए गए सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसने कोई भी कानून तोड़े बिना ये जमीनें खरीदी हैं। ये हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी फैमिली पर लगा एकमात्र आरोप नहीं था। अप्रैल 2023 में द वायर और द क्रॉस करंट ने ही एक और रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट के अनुसार हेमंता सरकार ने गुवाहाटी में एक फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन करने के 5 महीने बाद अपने ही एक क्लोज आदमी की कंपनी को इसके इनॉग्रेशन का ही टेंडर जारी कर दिया। वायर की रिपोर्ट के अनुसार हेमंता बिस्वा शर्मा ने 4 नवंबर 2021 को गुवाहाटी में 2 लेन फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन किया था, जिसका चौतरफा प्रचार किया गया। लेकिन इंटरेस्टिंगली हेमंता बिस्वा शर्मा की सास और उनके परिवार से संबंधित कारोबारी भास्कर शर्मा की कंपनी को इस इनॉग्रेशन के 5 महीने बाद यानी मई 2022 में इस फ्लाईओवर के इनॉग्रेशन का दोबारा से टेंडर जारी कर दिया। मतलब जिस पुल का उद्घाटन हो चुका है उसके ही उद्घाटन का दोबारा से टेंडर 5 महीने बाद अपने ही एक जानकार को दे दिया गया और इसके लिए कंपनी को बाकायदा 45,94,000 रुपए दिए गए। ये टेंडर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने ही जारी किया था और उस समय हेमंता ही पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। वायर ने अपनी रिपोर्ट में सवाल उठाया कि क्या हेमंता के डिपार्टमेंट ने सिर्फ टिक लगाने के लिए ही इतने दिनों बाद टेंडर निकाला है, जबकि काम तो पहले ही हो चुका है, या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट किसी को बचाना चाहता है। हेमंता के असम का सीएम रहते हुए उनकी पत्नी और परिवार को फायदा पहुंचाने के और भी आरोप लगे हैं। सितंबर 2023 में हेमंता की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा की मीडिया कंपनी प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए 10 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सब्सिडी मिली। इसी तरह फरवरी 2024 में द वायर और द क्रॉस करंट ने एक बार फिर आरटीआई में मिली जानकारी पर आधारित अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि हेमंता बिस्वा शर्मा गवर्नमेंट के खर्चे से चार्टर फ्लाइट्स करके बीजेपी की मीटिंग्स में, उनकी रैलीज में और दूसरे लोगों की शादियों में जाते हैं। हेमंता पर यह आरोप तब लगा जब बीजेपी राज में असम गवर्नमेंट का कर्ज 41,963 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.26 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा की पॉलिटिक्स में एक और बड़ा चेंज आया। जहां कांग्रेस में रहते हुए वे सेक्युलर इंडिया की बात करते थे और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देते थे, वे ही हेमंता भाजपा में आने के बाद नरेंद्र मोदी से भी अधिक एंटी मुस्लिम स्टैंड लेने लगे और खुद को हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के तौर पर दिखाना शुरू कर देते। भारत में तो जब भारत में जो भी आज का दिन में मुसलमान है उनका दादा परदादा तो हिंदू ही था। इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इट इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। हेमंता अपने स्टेट की हर प्रॉब्लम का ठीकरा इमिग्रेंट मुस्लिम्स के सिर पर फोड़ने लगे। कभी उन पर लैंड जिहाद का आरोप लगाते हैं तो कभी फर्टिलाइजर जिहाद और कभी फ्लड जिहाद का भी आरोप लगाते हैं। जुलाई 2023 में जब गुवाहाटी में टमाटर और बाकी सब्जियों की कीमतें बढ़ने लगी तो हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि कीमतें बढ़ने के लिए मियां सब्जी वाले जिम्मेदार हैं, जो गांव से कम कीमत में सब्जी खरीदकर गुवाहाटी में अधिक कीमत पर बेचते हैं। जून 2023 में हेमंता ने मुस्लिम फार्मर्स पर ज्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने का दावा करते हुए उन पर फर्टिलाइजर जिहाद का आरोप लगाया और कहा कि अधिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से किडनी और दिल की बीमारियां हो रही हैं। इसी तरह अगस्त 2024 में जब गुवाहाटी में फ्लड्स आई तो हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक मुस्लिम द्वारा खोली गई यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराते हुए इस पर फ्लड जिहाद का आरोप लगा दिया और यूनिवर्सिटी के 3 गुंबद वाले मेन गेट को जिहाद का प्रतीक बताया। दरअसल यूएसटीएम यूनिवर्सिटी मेघालय असम बॉर्डर पर मौजूद है। हेमंता ने यूएसटीएम यूनिवर्सिटी पर जंगलों को काटने का आरोप लगाते हुए कहा कि असम की बाढ़ के लिए यूएसटीएम यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है।
यूएसटीएम ऑनर ने असम के खिलाफ फ्लड जिहाद शुरू कर दिया है। हेमंता ने कहा कि यूनिवर्सिटी जिहाद कर रही है और एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रही है। इंटरेस्टिंगली अगस्त 2024 में ही इस यूनिवर्सिटी को मोदी सरकार के ही शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली लिस्ट में देश की टॉप 200 यूनिवर्सिटी में जगह दी गई और इस लिस्ट में जगह पाने वाली ये नॉर्थ ईस्ट की अकेली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी और वो भी पहली। इस बीच हेमंता ने ये भी कहा कि सरकार लैंड जिहाद को रोकने के लिए भी कानून लाएगी और मुस्लिम्स को जमीन खरीदने से रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे, जिसमें किसी मुस्लिम को हिंदू से जमीन खरीदने से पहले या किसी हिंदू को मुस्लिम से जमीन खरीदने से पहले चीफ मिनिस्टर की मंजूरी लेना मैंडेटरी होगा। अगस्त 2024 में हेमंता ने ऐलान किया कि उनकी सरकार लव जिहाद को रोकने के लिए भी एक कानून बना रही है, जिसमें ऐसे केसेज में उम्र कैद की सजा देने का प्रावधान होगा। इसी तरह हेमंता गवर्नमेंट एक कानून लाकर लगभग 1200 मदरसों को बंद करके उन्हें नॉर्मल स्कूल्स में कन्वर्ट कर चुकी है। असम सरकार में आने के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि वो सारे मदरसों को बंद करेंगे क्योंकि हमें मदरसों की नहीं डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की जरूरत है। इसी तरह हेमंता ने असम असेंबली में फ्राइडे को नमाज के लिए जो 3 घंटे का ब्रेक मिलता था उसे भी खत्म कर दिया। हेमंता के राज में पुलिस एनकाउंटर्स की संख्या में भी तेजी आई है। हेमंता बिस्वा शर्मा के सीएम बनने के बाद से यानी मई 2021 से अगस्त 2022 के बीच ही असम पुलिस ने कुल 171 एनकाउंटर्स किए हैं, जिनमें 56 लोगों की मौत हुई है। इन एनकाउंटर्स की लगभग एक जैसी कहानी होती है कि एक्यूज्ड भागने की कोशिश करता है या पुलिस पर फायरिंग करता है और जवाबी फायरिंग में मारा जाता है। इंटरेस्टिंगली इनमें मारे जाने वाले ज्यादातर मुस्लिम्स होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सीरियस कंसर्न जताया था और असम पुलिस से सवाल किया था कि वो इन एनकाउंटर्स के जरिए एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को ही टारगेट कर रही है। मई 2022 से अक्टूबर 2024 के बीच ही हेमंता सरकार 5854 फैमिलीज के घरों पर बुलडोजर चला चुकी है। इसी साल जून 2024 में मोरी गांव जिले में रेलवे की जमीन पर बने मुस्लिम फैमिलीज के घरों, मस्जिदों और मदरसों को तोड़ दिया गया। उन्हें खाना खाने की मोहलत तक नहीं दी गई, लेकिन यहीं रेलवे की जमीन पर बने 200 हिंदू फैमिलीज के घरों को छुआ तक नहीं गया। दरअसल असम में 35% मुस्लिम आबादी है, जिनमें से मोस्टली बंगाली ओरिजिन के मुस्लिम्स हैं। इनमें से बहुत से लोग आजादी के बाद भारत आए थे और कुछ लोग बांग्लादेश की आजादी के समय हुए संघर्ष के कारण यहां आकर बस गए। बीजेपी की एंट्री से पहले ही असम की पॉलिटिक्स असमीज बनाम बंगाली इमिग्रेंट्स की आइडेंटिटी के आसपास ही रही है, जिसमें मूल असमीज लोगों को बंगाली ओरिजिन के हिंदू और मुस्लिम दोनों इमिग्रेंट से दिक्कत थी। असम मूवमेंट इन्हीं लोगों को बाहर निकालने के लिए ही हुआ था। इस मूवमेंट के बाद असम अकॉर्ड हुआ, जिसमें 24 मार्च 1971 से पहले असम आने वाले बंगालियों को भारतीय नागरिकता दे दी गई और इसके बाद आने वाले इमिग्रेंट्स को इलीगल माना गया। बीजेपी और आरएसएस ने कभी इस समझौते को स्वीकार नहीं किया और यही कारण है कि हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार इमिग्रेंट बंगाली मुस्लिम्स को असम की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ें बताते हैं, उनका डर दिखाते हैं, उनके खिलाफ हेट स्पीचेस देते हैं ताकि बाकी 65% आबादी को पोलराइज कर सकें और अपनी साइड में ले सकें। इसका फायदा हेमंता और भाजपा को अपर असम में खूब मिला, जहां हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। बीजेपी लीडरशिप ने हेमंता को लगभग खुली छूट दे रखी है और वे असम को अपने हिसाब से चलाते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा ये सब कर पाते हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की लोकल पार्टीज में उनके कनेक्शंस हैं। लोकल पार्टी छोड़िए, कांग्रेस में भी हेमंता के तगड़े कनेक्शंस हैं। 2021 असम असेंबली इलेक्शंस के दौरान राहुल गांधी ने अपने खास सीनियर लीडर्स के साथ मिलकर जो स्ट्रेटजी बनाई और बातचीत की, उसकी ऑडियो उसी रात हेमंता बिस्वा शर्मा के पास पहुंच गई। गेस्ट हाउस में मौजूद एक लोकल कांग्रेसी लीडर ने ये सारी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी और हेमंता बिस्वा शर्मा तक पहुंचा दी थी। इसके अलावा हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा की प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम की मीडिया कंपनी है, जिसके कई न्यूज चैनल, अखबार, न्यूज पोर्टल्स हैं। इसमें न्यूज लाइव नाम का एक चैनल भी है जो असम का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला न्यूज चैनल है। इसके जरिए उनकी बात और एजेंडा नॉर्थ ईस्ट, खासकर असम के एक एक व्यक्ति तक पहुंचती है। दूसरी तरफ हेमंता अपने स्टेट में बाकी मीडिया हाउसेज और जर्नलिस्ट पर कंट्रोल रखते हैं और उनके अगेंस्ट डैमेजिंग रिपोर्ट्स को रोका जाता है। 2021 में जब हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी द्वारा एस्टेब्लिश्ड कंपनी के 18 एकड़ जमीन इलीगल तरीके से खरीदे जाने की खबर सामने आई तो असम के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने यह खबर कवर ही नहीं की। पत्रकारों ने ऑनलाइन समाचार पोर्टल न्यूज लॉन्ड्री को बताया कि सरकार ने डराकर उन्हें ये खबर कवर करने से रोका और इसे पब्लिश करने पर डेफेमेशन का केस फाइल करने की धमकी दी। एक पत्रकार ने यह भी कहा कि असम में 90% मीडिया असम सरकार के एडवर्टीजमेंट पर चलने वाली मीडिया है,
उसके पैसे पर डिपेंडेंट है, जिससे सरकार के लिए उन पर दबाव डालना बहुत आसान है और सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा जाता। असम की राजनीति पर नजर रखने वाले लोग कहते हैं कि हिमंता की अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। बीजेपी में उनका मुकाबला योगी आदित्यनाथ जैसे लीडर से है। उन्हें पता है कि बीजेपी में यानी उनकी पार्टी में आगे कैसे बढ़ना है और उसके लिए क्या करना है। अभी देश भर में बीजेपी की रैलीज और रोड शोज के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बाद अगर सबसे अधिक किसी की डिमांड है तो वो हिमंता बिस्वा शर्मा की है। हिमंता बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में थे तब उन्होंने कहा था कि असम की पवित्र भूमि पर एक कट्टरपंथी पार्टी को पनपने नहीं दिया जा सकता, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। उन्होंने हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स और एनआरसी को रिजेक्ट किया था, लेकिन अब वे खुद ही हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा की आइडियोलॉजी पार्टी की जरूरत के हिसाब से बदलती रहती है। उन्होंने आंसू से अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी, जो कि कांग्रेस के घोर खिलाफ थी, लेकिन जब टाडा और कांग्रेस लीडर के मर्डर केसेस में फंसे तो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और आगे जब शारदा चिट फंड मामले में फंसते हैं और लुइस बर्जर स्कैम में फंसते हैं तो कांग्रेस छोड़कर उसके एकदम उलट यानी विरोधी पार्टी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। अब इनमें से असली हिमंता बिस्वा शर्मा कौन से हैं? आंसू वाला जो असमीज शोविनिज्म की बात करता था, या कांग्रेस वाला जो हिंदू मुस्लिम की कम्युनल पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करता था, उसके अगेंस्ट लड़ता था, या बीजेपी वाला जिसका मुस्लिम्स को गाली दिए बिना खाना नहीं पचता? इसे लेकर आपका क्या मत है कमेंट बॉक्स में हमें बता दें। एक व्यक्तिगत अपील, अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ता है। हिमंता बिस्वा शर्मा पर ऐसी वीडियो शायद ही इंटरनेट पर मौजूद हो। हम अपने छोटे से संसाधनों से ऐसी खबरें लाने की कोशिश करते हैं जिन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी भी देखने को नहीं मिलता। इसलिए आपका एक एक शेयर इस चैनल को बढ़ाने में मदद करता है। मैंने अपना काम किया, अब आप भी इस वीडियो को शेयर करके अपना काम जरूर करें। नमस्कार।